with CA अंकिता खंडेलवाल। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जिसमें मैं आपको एक एक कंसेप्ट को आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग ही समझाऊंगी। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए पहला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग हैं। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, हम केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए हुए हैं। ओनर की कैपिटल को इस कंसेप्ट के हिसाब से ही बिजनेस में एज अ लायबिलिटी आप शो करोगे। जो ओनर है वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, उसमें कैपिटल अपनी लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेगा। देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस में केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जिनको आप मनी वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या आइटम्स होते हैं, जैसे ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, या बिज़नेस में स्ट्राइक हो गई, इससे बिज़नेस में फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देन कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से असेट को जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो आप रिकॉर्ड करोगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर। और यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट का मेरा मतलब है वो वैल्यू जिस पर वो असेट बिजनेस में पुट टू यूज़ के लिए आया है। फॉर एग्जांपल, एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 9 लाख रुपीज़ और 30,000 लग गए आपके इंस्टॉलेशन पर, 70,000 लग गए उस असेट को वहाँ से फैक्ट्री पे लाने में, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग इसमें लग गए। तो आपके पास तो वो असेट 9 लाख प्लस 30,000 प्लस 70,000 यानी कि 10 लाख का पड़ गया आपको वो असेट। तो आप 10 लाख रुपए पर वो असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। और मान लो वो असेट है, उस पर 5 इयर्स की उसकी लाइफ है, तो आप उस पर टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे। हर साल 2 लाख का उसका डेप्रिसिएशन निकलेगा एज़ पर SLM मेथड। यानी कि इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको एक तो असेट को रिकॉर्ड करना है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर, देन उसको टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट करना है, और असेट की जो मार्केट वैल्यू है उसे आपको इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, ऐसा नहीं कि मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दो, आपको रिकॉर्ड करना है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, और उसके बाद हर साल उसे उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। अगला कंसेप्ट आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर लास्ट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस इनडेफिनाइट पीरियड के लिए हमने किया है, इसीलिए अब आप देखोगे अगर इनडेफिनाइट पीरियड के लिए किया है तो हम असेट को किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि हर साल हम उसमें से उसका डेप्रिसिएशन कम करते जाएंगे। लेकिन ये कंसेप्ट कब यूज़ नहीं होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंसेप्ट सूटेबल नहीं है उन बिज़नेस के लिए जहाँ पर लिक्विडेशन की सिचुएशन एक्सपेक्टेड है। अगर लिक्विडेशन हो रहा है या होने वाला है तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को आप फॉलो नहीं कर सकते। इसके बाद आता है डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट। इसी कंसेप्ट की वजह से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन मिलती है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसी कंसेप्ट की वजह से आप डबल एंट्री करते हैं हर ट्रांजैक्शन की एट द टाइम ऑफ बुक कीपिंग। आप देखते होंगे जब भी कोई भी जर्नल को आप लेजर में पोस्ट करेंगे तो आप 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं। एक तरफ एक अकाउंट में अगर डेबिट होगा तो दूसरे में वो क्रेडिट होगा। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो टोटल होता है बैलेंस शीट का वो दोनों मैच होता है, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर MCQ में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो व्हेन सेल अकर, और सेल अकर का मतलब है जैसे गुड्स के केस में जब आपने गुड्स बेच दिए हो, डिलीवरी दे दी हो, सर्विस के केस में सर्विस रेंडर कर दी हो, यानी कि आपके पास लीगल राइट आ गया टू आस्क फॉर मनी। आप अपने मनी के लिए लेने के लिए आपके पास लीगल राइट है, तो उस टाइम पर आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई एक्सपेक्टेड इनकम कि भाई मुझे फ्यूचर में कमीशन की इनकम होने वाली है तो मैं उसको अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकता, वो फ्यूचर में जब होगी तभी रिकॉर्ड की जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कैश मेरे अकाउंट में आज आ गया हो, तो भी मैं उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो इनकम अर्न हो जाएगी।
अर्निंग से पहले आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स ओवर स्टेटेड नहीं होंगे। अगला कंसेप्ट आता है इसके बाद अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट हमें ये कहता है कि आप इनकम को तब रिकॉर्ड कर लो जब आपने वो अर्न कर ली हो, कमा ली हो, और एक्सपेंसेस को आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब एक्सपेंसेस आपने इंकर्ड कर लिए हों। यानी कि इनकम को करना है जब वो कमा ली हो, और एक्सपेंसेस जब वो खर्चा आपने अपने बिजनेस में यूज़ किया है उस पीरियड के दौरान रिकॉर्ड करेंगे। इससे अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैश बिज़नेस में कब आया है, कैश बिज़नेस से कब गया है, ये मैटर नहीं करता। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, माइनस, प्लस करते हैं P&L में, ये एंट्रीज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन MCQ में आता रहता है। जैसे मान लो हमने इंश्योरेंस का खर्चा करा, ये 2 पीरियड हैं, एक पीरियड ये है, एक पीरियड यहाँ है। तो हमने इंश्योरेंस का खर्चा किया 12,000 प्लस 12,000 का, ठीक है, और हमने इस पीरियड में ही वो पेमेंट कर दी 24,000 रुपये। 12,000 प्लस 12,000 रुपये दे दिए, जबकि 12,000 एक तो इस पीरियड का था और एक इस पीरियड का था। अब हम P&L में क्या करेंगे, इस पीरियड के P&L में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस लिखेंगे 24,000, माइनस कर देंगे 12,000, और इस साल का एक्सपेंस 12,000 को ही हम P&L में दिखाएंगे। ये जो 12,000 की हमने पेमेंट करी है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखा देंगे 12,000, जो कि हमारे नेक्स्ट ईयर में ये 12,000 यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं हम अक्रूवल कंसेप्ट के कारण। नेक्स्ट आता है देन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो, हमने गोइंग कंसर्न में पढ़ा था कि आपका बिजनेस आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए रन करते हो, ऐसा आप लोग अज्यूम करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा फिर कि हम लास्ट में भैया पता नहीं कब वो इंडेफिनिट पीरियड ख़त्म होगा, कब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो यही बात हो गई कि मैंने भाई नर्सरी के एग्ज़ाम दिए और मुझे उसका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा 12वीं क्लास में, तो मैं इम्प्रूव कैसे करूँगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिज़नेस की लाइफ को डिवाइड कर लेंगे इनटू पार्ट्स, और ये पार्ट्स यूजुअली होते हैं 12 महीने के, ठीक है, 1 साल के यानी कि। तो उसमें डिवाइड करके और फिर उस पीरियड के एंड में, यानी कि हर 12 मंथ्स, हर 1 साल में हम उस बिज़नेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, P&L, बैलेंस शीट, ये सब बनाएंगे, रेशियोज़ निकालेंगे, ताकि हम पीरियडिकली असेसमेंट कर पाएँ बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। नेक्स्ट आता है देन रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि आपको बिज़नेस में जो एक्सपेंसेस हैं उनको उसी बिज़नेस के उसी पीरियड के रेवेन्यू से मैच करना चाहिए, जिससे कि आप बिज़नेस में जो ट्रू प्रॉफिट है उसे निकाल पाएँ। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिज़नेस है जिसमें एक ईयर 1 है, यहाँ ईयर 2 है। तो ओनर ने क्या किया, ओनर ने कमीशन दिया मिस्टर ए को 10,000 रुपये का, और वो कमीशन इसलिए दिया, इसलिए हायर किया कि तुम हमें ईयर 2 में सेल्स जनरेट कर पाओगे तुम हमारे लिए। तो ये कमीशन हालांकि दे तो ईयर 1 में दे दिया, लेकिन सेल जनरेट करवानी है हमें ईयर 2 की, तो हम इस कमीशन को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम P&L में इस कमीशन को यहाँ पर डालेंगे ईयर 2 में, क्योंकि भाई ईयर 2 के रेवेन्यू के लिए की सेल्स के लिए हमने एक्सपेंस किया है ना, तो हम ईयर 2 के रेवेन्यू में से ही इसे माइनस करेंगे। ये होता है बेसिकली रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट।